हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 2। मैंने मेरे चैनल इलेक्ट्रिक पर इससे पहले का जो वीडियो है वो कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1 हम लोगों ने बनाया था। तो ये आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं dependency of voltage regulation on magnitude of load current as well as nature of the load। तो देखिए आज का वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप उसको अच्छे से वॉच कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए, सीरियसली वॉच कीजिए, ताकि आप इसका बेनिफिट जो है आपको मिल पाए और आप इसका यूज जो है ये कंटेंट का वो कर पाओ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम एक चीज आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले जो पार्ट 1 वाला जो वीडियो था कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1, वो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप प्लीज उसे वॉच कीजिए, ताकि आपको आज का वीडियो जो है वोल्टेज रेगुलेशन का, जो कि पार्ट 2 रहेगा, या इससे आगे के जो पार्ट्स रहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के, वो आप काफी अच्छे से और विथ इंटरेस्ट आप सीख सको। तो प्लीज वो वीडियो जो है उसे अच्छे से वॉच कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मर लेक्चर सीरीज है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि पूरे वीडियो जो है, अभी तक 25 वीडियोस को मैं अपलोड कर चुका हूं रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर। तो आप प्लीज वो सभी वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिए। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं अभी स्टार्ट करता हूं आज के वीडियो को। तो देखिए, ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिक एलिमेंट्री मॉडल भी नहीं है ट्रांसफॉर्मर का, और उसके साथ साथ अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो भी मैंने बना के दे रखा है। तो देखिए, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये जो व्यू है वो जस्ट मैंने आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर किया हुआ है, तो आप वो देख के कंफ्यूज ना हो। ये जो सेकेंडरी साइड है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के वीडियो के लिए। तो देखिए, हम लोग अभी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसका जो डिपेंडेंसी है वो लोड करंट और लोड के नेचर के साथ साथ कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नो लोड वोल्टेज के बारे में। कैसा है, इससे पहले जो वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1 था उसमें तो मैंने ये सब डिस्कस आपसे किया था, जैसे कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन, secondary terminal voltage under loading condition, as well as change in secondary terminal voltage from no load to full load condition, ये हम लोगों ने देखा था। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन अप एज वेल एज वोल्टेज रेगुलेशन डाउन, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो, इसीलिए आज के वीडियो में स्टार्टिंग में एज अ इंट्रोडक्शन करके मैं थोड़ा बहुत वोल्टेज रेगुलेशन ये कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, और फिर आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसे ऊपर डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं नो लोड वोल्टेज के बारे में। तो देखिए, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन ये क्या रहेगा। तो देखिए, ये जो व्यू है वो थोड़ा देखिए, ये जो E2 है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 ये है रहेगा। R02 जो है वो है इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड, और ये जो X02 है वो है इक्विवेलेंट या टोटल रिएक्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड, and the combination of R02 and X02 is Z02, ये रहेगा equivalent impedance of the practical transformer available in the secondary side, और V2 जो है वो है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए, अगर लोड आपने अगर कनेक्ट नहीं किया है सेकेंडरी टर्मिनल्स में तो क्या होगा, अगर आप ये लोड कनेक्ट नहीं करते हो तो ये जो सेकेंडरी साइड है ये ओपन सर्किटेड रहेगा, और ओपन सर्किटेड होने की वजह से ये जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है I2 या लोड करंट भी आप उसको बोल सकते हो, वो जीरो रहेगा। अगर करंट अगर जीरो रहेगा तो देखिए, ईएमएफ इंड्यूस होने के बावजूद भी अगर सर्किट ओपन है, लोड कनेक्ट नहीं किया और करंट अगर जीरो है तो क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रहने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड R02 X02, उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट ये नेग्लिजिबल या जीरो रहेगा।
ओपन सर्किटेड सेकेंडरी टर्मिनल्स की वजह से। तो अगर यहां वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो क्या होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है आपका E2, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो लेवल जो रहेगा वोल्टेज का, वो सेम लेवल आपका सेकेंडरी टर्मिनल जो है ये V2 यहां आपको मेजर करने को मिलेगा। इसका ही मतलब मुझे बोलना ये है, अगर आप नो लोड कंडीशन को अगर ऑब्जर्व करते हो तो जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है E2 सेकेंडरी वाइंडिंग में, वही लेवल वोल्टेज का आपको लोड टर्मिनल्स या सेकेंडरी टर्मिनल्स तक मेजर करने को मिलेगा या अवेलेबल रहेगा, क्योंकि बीच में यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि करंट जीरो रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि नो लोड वोल्टेज जो है वो रहेगा E2। अब देखिए मैंने लिख के रखा है नो लोड वोल्टेज, ये क्या रहेगा E2। ये जस्ट हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट इट बी E2। अब देखिए ये तो हुआ नो लोड वोल्टेज, इसलिए मैंने लिखा भी है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज करेस्पॉन्डिंग टू जीरो लोड करंट भी आप उसको बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये हो गया नो लोड वोल्टेज के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं लोडिंग कंडीशन के बारे में। तो डायरेक्टली फुल लोड कंडीशन हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखिए आप अज्यूम कीजिए कि ये जो लोड है जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में मैंने कनेक्ट किया है वो है फुल लोड। अब देखिए अगर फुल लोड आप अगर कनेक्ट करते हो तो ये जो करंट रहेगा ये भी फुल लोड करंट रहेगा। तो जब फुल लोड करंट ये फ्लो होगा ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में, जब ट्रांसफार्मर को हम लोग चार्ज करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जब म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 आपको अगर अवेलेबल हो जाएगा, तो सर्किट क्लोज होने की वजह से और फुल लोड आपने कनेक्ट किया है, तो फिर ये फुल लोड करंट आपको अवेलेबल होगा सेकेंडरी साइड में। और ये जो फुल लोड करंट है, ये करंट जब फ्लो होगा वाइंडिंग, ये जो फ्लो होगा फुल लोड करंट ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप आपको, कंसिडरेबल वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा। अब देखिए यहां अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस की वजह से वाइंडिंग के अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो तो आप नहीं कंसीडर कर पाओगे, जो ड्रॉप हो गया वो तो वोल्टेज चले गया। तो जो रिमेनिंग रेसिडुअल वोल्टेज है, वॉट एवर बी द मैग्नीट्यूड, जो रेसिडुअल या रिमेनिंग वोल्टेज होगा आफ्टर वोल्टेज ड्रॉप, वो रहेगा ये सेकेंडरी टर्मिनल में। तो लेट इट बी V2, हम लोग उसको V2 बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली वो कम रह सकता है। मैं जनरल अगर कंसीडर करूंगा जनरल केस, तो मैं बोल रहा हूं ऐसी कि ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहां जो वोल्टेज मिलेगा वो मे भी कम हो सकता है। तो देखिए जैसे आप नो लोड से फुल लोड कंडीशन की तरफ गए तो आपको सेकेंडरी टर्मिनल्स जो है ये यहां का वोल्टेज चेंज होते हुए दिखा। पहले तो जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था E2 उतना ही आप यहां मेजर कर सके, तो हम लोगों ने नो लोड वोल्टेज जो है वो E2 कंसीडर किया था। लेकिन जैसे आप फुल लोड कनेक्ट किए तो क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद कुछ वोल्टेज, कुछ परसेंटेज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो जो वोल्टेज रेसिडुअल या रिमेनिंग रहेगा वो आपको ये लोड को या सेकेंडरी टर्मिनल्स में अवेलेबल होगा, जिसको हम लोग V2 बोल रहे हैं। तो इस तरह से देखिए फुल लोड वोल्टेज को हम लोग V2 अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज रहेगा ये करेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफाइड लोड करंट। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड मतलब मैं फुल लोड कंडीशन कंसीडर कर रहा हूं। तो देखिए इस तरह से आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि जैसे ही सेकेंडरी टर्मिनल्स जो है वहां पे आप नो लोड टू फुल लोड कंडीशन शिफ्ट होते हो, तो आपको ये मिल रहा है कि सेकेंडरी टर्मिनल्स का जो वोल्टेज है वो चेंज होते हुए दिख रहा है। तो कितना चेंज हुआ है या कितना ड्रॉप हुआ है ये अगर आपको देखना है, तो चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशन ये रहेगा E2 माइनस V2। आप देखिए E2 माइनस V2 ये क्या रहेगा, चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशन। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये अगर आपको देखना है, या चेंज इन सेकेंडरी टर्म कितना चेंज हुआ जब आप नो लोड टू फुल लोड कंडीशन की तरफ डाइवर्ट हुए, तो वो रहेगा E2 माइनस V2। तो यहां तक हम लोग आए। तो इस तरह से देखिए मैंने रिपीट किया है मेरा जो होल कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1 जो वीडियो था, उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि नो लोड वोल्टेज क्या होता है, फुल लोड वोल्टेज क्या होता है, चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए ये जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है, जनरली तो आइडियल केस में चेंज नहीं होना चाहिए। लोड आपका कनेक्ट किया हो या ना हो, या चेंज हो रहा हो, अगर आपने लोड कनेक्ट किया है और अगर वो चेंज हो रहा है तो भी सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज तो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन ये तो आइडियल कंडीशन में हुआ या आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हुआ। अगर आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखते हो तो अभी अभी आपने देखा कि ये पॉसिबल नहीं है। नो लोड कंडीशन जो रहती है उसमें सेकेंडरी टर्मिनल जो है उसमें वोल्टेज कुछ डिफरेंट मिल रहा है, और लोड कनेक्ट करने के बाद डिफरेंट वोल्टेज मिल रहा है। तो ये जो वोल्टेज चेंज हो रहा है, यही फिनोमिना जो है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। ये हम लोगों ने देखा था। और अगर उसको परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करना है तो फिर कंपेरेबल एक फैक्टर आपको लगेगा। आप कंपेयर किसको कर रहे हो, ये जो वोल्टेज चेंज हो रहा है, ये जो चेंज होने वाला वोल्टेज है, अगर आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हो तो कर भी सकते हो। नो लोड वोल्टेज E2 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर फुल लोड वोल्टेज V2 के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ये भी हम लोगों ने देखा था। तो आप देखिए, क्योंकि देखिए परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, अगर मार्क्स को अगर आप लिखते हैं तो ऐसा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो मशीन सब्जेक्ट है, तो मशीन में अगर आउट ऑफ 100 मुझे अगर अजूम कीजिए आउट ऑफ 100 मुझे अगर 75 मिले, तो हम लोग 75 मार्क्स मिले उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 75 आउट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ कितने में से 75 मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए। तो इस तरह से अगर वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज में लिखना है तो ये तो देखिए E2 माइनस V2 है, तो चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज हो गया फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। लेकिन अगर उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो इसीलिए यहां पे डिनोमिनेटर में देखिए कंपैरिजन मैं किसके साथ कर रहा हूं, E2 के साथ, मतलब नो लोड वोल्टेज के साथ। तो अगर आप जो वोल्टेज चेंज हो रहा है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, अगर आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हो नो लोड वोल्टेज के साथ, तो फिर आप बोलोगे वोल्टेज रेगुलेशन डाउन। और आपको पता है अनलेस स्पेसिफाइड ऑलवेज वोल्टेज रेगुलेशन ये डाउन ही कंसीडर करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। अब देखिए कैसा होता है। सबसे पहला फैक्टर हम लोग ये देखने वाले हैं अभी कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो तो आपको पता है कि अनडिजायरेबल फैक्टर, ये कोई डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है। तो ऐसा तो नहीं है कि जितना ज्यादा वैल्यू उसका मिला उतना आपके लिए बेटर है, ऐसा नहीं है, अनडिजायरेबल है। तो जितना कम वैल्यू, वैसे तो जीरो ही चाहिए, वोल्टेज चेंज होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो ये सबसे बेस्ट वैल्यू होगा, आइडियल वैल्यू होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में 6% तक, 5 और 6% तक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ये मिल सकता है। अगर उससे ज्यादा अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर रहता है प्रैक्टिकली, तो आप समझिएगा कि आपका परफॉर्मेंस जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ये काफी डिग्रेड है। तो आप देखिए, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि लोड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंसी क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हो। अगर लोड जितना बढ़ाओगे, जितना ज्यादा लोड रहेगा, उतना वोल्टेज रेगुलेशन जो है उस वो जो उसका जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा और पुअर आपको मिलेगा। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं, देखिए ये थोड़ा ग्राफ के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम जल्दी ही। तो आप देखिए कैसा है, अगर लोड अगर आप बढ़ा रहे हो, या समझिए कि ट्रांसफार्मर पे जो लोड कनेक्टेड है वो धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है सपोज, तो क्या होगा, अगर ये लोड अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा, लोड के साथ साथ ये जो लोड करंट है या सेकेंडरी वाइंडिंग करंट I2 जो है उसका लेवल बढ़ेगा। तो क्या होगा, अगर करंट लेवल अगर बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड जो है करंट का वो अगर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के वजह से ये जो ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में ट्रांसफार्मर के, वो ड्रॉप भी हायर साइड में रहेगा। तो ज्यादा अगर वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो क्या होगा, जितना वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा उतना ही यहां कम मिलेगा सेकेंडरी टर्मिनल में। तो सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज कम कम मिलते जाएगा अगर आप लोड इंक्रीज होगा तो। तो आप देखिए ये ग्राफ में आपको वैसी दिखाई दे रहा है, आप देखिए अच्छे से। ये तो आइडियल कंडीशन के लिए मैंने बनाया है। देखिए ये VI कैरेक्टरिस्टिक है, लोड वोल्टेज वर्सेस लोड करंट कैरेक्टरिस्टिक, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब देखिए एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने लोड करंट लिया हुआ है या सेकेंडरी वाइंडिंग करंट I2 लिया हुआ है, और आपका जो Y एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस उसमें मैंने सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जो है ये V2 वो लिया हुआ है। तो आप देखिए जैसे जैसे अगर नो लोड कंडीशन की तरफ आप देखते हो तो आपको पता ही है, अगर लोड कनेक्ट नहीं किया है, अगर यहां लोड करंट नहीं कनेक्ट, अगर आपने लोड कनेक्ट नहीं किया है तो करंट जीरो रहेगा। तो आप देखिए लोड करंट ये जीरो रहेगा यहाँ पे, तो करंट भले जीरो हो तो फिर ड्रॉप नहीं होगा, तो जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही लोड टर्मिनल सेकेंडरी टर्मिनल्स में अवेलेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे E2 इज इक्वल टू V2 जो लिखा है वो नो लोड के लिए लिखा है। जब लोड कनेक्ट नहीं होता है, जब लोड कनेक्ट नहीं होता है और करंट अगर जीरो है, देखिए करंट अगर यहाँ जीरो है, नो लोड कंडीशन में करंट जीरो है, तो भी आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, E2 इक्वल्स टू V2, मतलब जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उतना ही अवेलेबल हो रहा है। सही है, क्योंकि बीच में वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होगा। और अगर आइडियल कंडीशन की अगर आप बात करते हैं फिर तो देखिए आप नो लोड से लोडिंग कंडीशन में भी आओगे तो भी आप देखिए कि वोल्टेज ये कांस्टेंट है। ये वोल्टेज देखिए आप कांस्टेंट है, अगर आप लोड बढ़ाते भी हो तो भी आप देखिए वोल्टेज कांस्टेंट है,
वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन में देखिए आपको पता है वाइंडिंग का ओमिक नेचर, रेजिस्टिव नेचर, ये हम लोग कंसीडर करते ही नहीं है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। और वहां पे जो लीकेज फ्लक्स का जो इफेक्ट है या फिर लीकेज रिएक्टेंस वो भी नहीं रहता है। तो देखिए फिर अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ये रहेगा ही नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो तो होगा ही नहीं फिर। तो इस तरह से आप देखिए अगर आप लोड चेंज भी करते हो या बढ़ाते भी हो तो भी आपको आइडियल कंडीशन में वोल्टेज एक कांस्टेंट मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो फिर दिक्कत है। तो हम लोग वही कंसीडर करते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो क्या होगा। तो मैं यही बोल रहा हूं कि वोल्टेज आपको ड्रॉप होते हुए दिखेगा। तो जैसे जैसे आप लोड जो है वो इंक्रीज करोगे या जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाओगे वैसा वैसा करंट लेवल बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। जितना वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में, उतना ही वोल्टेज सेकेंडरी टर्मिनल्स में आपको कम मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह से आप देखिए जैसे जैसे लोड आप इंक्रीज कर रहे हो या लोड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है वो देखिए ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये इस तरह से आपको ये पता चला कि लोड के मैग्नीट्यूड का इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे जैसे लोड करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ड्रॉप बढ़ेगा तो सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज कम मिलेगा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग जो है खास करके वो स्टूडेंट्स जो पहली बार मशीन पढ़ते हैं और ट्रांसफार्मर को पहली बार पढ़ते हैं तो उनको काफी कंफ्यूजन होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज जरूर पूछते हैं, आप याद रखिएगा इसको। वोल्टेज रेगुलेशन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, ये लोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। देखिए रेजिस्टिव लोड और अगर इंडक्टिव लोड है तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। जैसा आप लोड इंक्रीज कर रहे हो तो वोल्टेज जो है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते हुए आपको दिखेगा। जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज कर रहे हो करंट लेवल बढ़ेगा तो यहाँ करंट बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ ज्यादा होगा उतना यहाँ सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज कम मिलते जाएगा। तो लोड को अगर आप बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज कम मिलते जाएगा। ये रेजिस्टिव और इंडक्टिव के केस में होता है। अब देखिए एक स्पेशल केस भी रहता है। अब वो स्पेशल केस ये है अगर लोड कैपेसिटिव नेचर का रहा तो फिर देखिए एक स्पेशल केस आपको यहां देखने को मिलेगा। अब देखिए लोड अगर कैपेसिटिव है तो क्या होगा, लोड जब कैपेसिटिव रहता है तो क्या होता है वो अभी हम देख रहे हैं। तो क्या होता है देखिए अगर आपने लोड अगर कैपेसिटिव कनेक्ट किया है तो देखिए सेकेंडरी साइड क्लोज है और अगर लोड कैपेसिटिव नेचर का है तो ये जो करंट है ये लीडिंग करंट कहलाता है ऐसे केस में। तो जब ये लीडिंग करंट वाइंडिंग में फ्लो होता है, जब ये सर्किट क्लोज है तो करंट जब वाइंडिंग में फ्लो होता है लोड के थ्रू, ये जो करंट जब वाइंडिंग में फ्लो होता है तो लीडिंग करंट जब सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होता है तो क्या होता है ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो भी मैग्नेटाइज होती है। जैसे कि आपने देखा कि प्राइमरी वाइंडिंग में जब प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 फ्लो होता है तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स Φ1 हम लोगों को मिलता है और यही वो फ्लक्स है जो इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 और प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 मिलता है। तो ये तो हुआ Φ1 का वर्क डन। लेकिन जब सेकेंडरी साइड क्लोज होती है और लोड खास करके जब कैपेसिटी होता है तब ये करंट लीडिंग करंट कहलाएगा। और जब ये लीडिंग करंट ये सेकेंडरी वाइंडिंग कैरी करेगा तो सेकेंडरी कॉइल मैग्नेटाइज होगी और उससे भी सेकेंडरी वाइंडिंग के मैग्नेटाइजेशन की वजह से हमको और एक फ्लक्स मिलेगा Φ2। वैसे तो जब लोड रेजिस्टिव और इंडक्टिव रहता है तो ये जो फ्लक्स रहता है जो सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटाइजेशन की वजह से मिलता है वो रहता है डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। लेकिन जब लोड कैपेसिटिव रहता है, देखिए ध्यान रखिए, जब लोड कैपेसिटिव रहता है तो ये लीडिंग करंट की वजह से जब वो कॉइल में फ्लो होता है तो ये जो फ्लक्स मिलेगा Φ2 ये लीडिंग फ्लक्स रहता है, इसको मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बोलेंगे। मतलब Φ1 तो मैग्नेटाइजिंग रहता ही है लेकिन Φ2 भी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स रहता है जब वो लोड करंट ये लीडिंग नेचर का हो। अब इस वजह से क्या होता है ये दोनों का आप डायरेक्शन देखिए Φ1 और Φ2 का सेम डायरेक्शन मिलेगा क्योंकि दोनों मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है। तो इस वजह से क्या होगा ओवरऑल फ्लक्स जो है वो लेवल जो है ओवरऑल फ्लक्स का वो कोर में बढ़ जाता है। तो देखिए ये नो लोड वोल्टेज जो है ये तब का है जब सिर्फ Φ1 आपके कोर में रहेगा। क्योंकि देखिए जब लोड कनेक्ट करते नहीं है अपन तो फिर देखिए जब आप लोग लोड कनेक्ट नहीं करते हो तो फिर ये करंट जीरो रहता है। तो फिर ये करंट जीरो है तो फिर सेकेंडरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स मिलेगा Φ2 वो तो रहेगा ही नहीं ना। तो ये जो आपका नो लोड वोल्टेज है E2 ये कब का है जब सिर्फ एक ही फ्लक्स कोर में है, मेन फ्लक्स Φ1 मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स।
लेकिन देखिए अभी हम लोग कब की बात कर रहे हैं, जब लोड कैपेसिटी, लोड है और कैपेसिटिव है, तो ये फ्लक्स लोड कैपेसिटिव है, अगर लोड है और कैपेसिटिव है तो क्या होगा, सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है, और वो लीडिंग करंट होने की वजह से ये करंट जब सेकेंडरी कॉइल में फ्लो होगा तो ये फ्लक्स, ये डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स नहीं रहेगा, वो डीमैग्नेटाइजिंग तब रहता है जब लोड आपका रेजिस्टिव और इंडक्टिव नेचर का रहता है। जब लोड कैपेसिटिव रहता है तो ये जो फ्लक्स है ये मैग्नेटाइजिंग ही रहता है, जैसे कि मेन फ्लक्स φ1 रहता है, तो फिर ओवरऑल फ्लक्स, ये दोनों फ्लक्स ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन की वजह से, दोनों मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, तो कोर में ओवरऑल फ्लक्स लेवल जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, फ्लक्स, ओवरऑल फ्लक्स लेवल बढ़ने की वजह से आपका जो कोर है उसमें फ्लक्स लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो सेकेंडरी साइड के जो वोल्टेजेस है, सबसे पहले देखो ओवरऑल फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है जो आपको मिल रहा है उसका लेवल भी वो फ्लक्स से प्रोपोर्शनेटली रहेगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका ही लेवल, ये ओवरऑल फ्लक्स लेवल बढ़ने की वजह से अगर यही बढ़ेगा तो यही आगे रिफ्लेक्ट हो रहा है सेकेंडरी टर्मिनल में, तो डेफिनेटली वो वोल्टेज भी बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप देखिए जैसे जैसा लोड इंक्रीज हो रहा है, और अगर लोड अगर कैपेसिटिव नेचर का है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सेकेंडरी टर्मिनल है यहाँ पे वोल्टेज कम नहीं होगा, उल्टा धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। तो ये देखिए ये कैपेसिटिव लोडिंग कंडीशन में ही होता है, क्योंकि देखिए मैं बार बार बता रहा हूं रेजिस्टिव इंडक्टिव के केस में ये नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टिव इंडक्टिव के केस में ये जो φ2 होता है ये डीमैग्नेटाइजिंग होता है, ये आपके मेन फ्लक्स φ1 को अपोज करता है, बढ़ाता नहीं है, कम करता है। लेकिन अगर लोड कैपेसिटिव है तो फिर ये जो करंट है ये लीडिंग करंट रहता है, और ये करंट कॉइल को जब मैग्नेटाइज करता है तो ये फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स रहता है, तो वो मेन फ्लक्स में ऐड होता है, और मेन फ्लक्स में जब वो ऐड होता है तो ओवरऑल फ्लक्स कोर का बढ़ता है, और ओवरऑल फ्लक्स बढ़ने की वजह से देखिए कोर में ओवरऑल फ्लक्स बढ़ने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उससे प्रोपोर्शनेटली रहेगा, मतलब डेफिनेटली ज्यादा ही रहेगा नो लोड कंडीशन से, क्योंकि नो लोड में तो एक ही फ्लक्स था ना φ1, लेकिन लोड कनेक्ट करने के बाद φ1 के साथ φ2 भी आया, और अगर वो ऐड होता है तो ओवरऑल फ्लक्स लेवल बढ़ने की वजह से आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड भी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा ही मिलेगा, और यही वोल्टेज जब यहाँ रिफ्लेक्ट होगा भले ड्रॉप होने के बाद मिलेगा, लेकिन वो उसका भी लेवल अच्छा खासा ही रहेगा, या ज्यादा रहेगा, या हायर साइड में रहेगा, और जितना लोड हायर साइड में रहेगा उतना ही इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस रहेगा। तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे लोड आप बढ़ा रहे हो या लोड बढ़ रहा है तो कैपेसिटिव लोड है तो सेकेंडरी टर्मिनल जो है यहाँ का वोल्टेज बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये क्यों होता है ये शायद आपको समझा होगा, ये होता है मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स की वजह से, और ये स्पेशल केस होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने अभी देखा कि अभी अभी हमने ये देखा कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो आपका जो लोड है उसके मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ में लोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कैपेसिटिव लोड जो है उसमें सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज हायर साइड में रहता है, इसलिए देखिए सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जो है यहाँ का V2 ये हायर साइड में रहता है नो लोड वोल्टेज E2 से, तो डेफिनेटली वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन डाउन का फॉर्मूला है E2 माइनस V2। लेकिन सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज अगर हायर साइड में मिलेगा नो लोड वोल्टेज का कंपैरिजन में तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा वोल्टेज रेगुलेशन। यही रीजन है कि वोल्टेज रेगुलेशन कैपेसिटिव लोड के केस में नेगेटिव मिलता है और रेजिस्टिव और इंडक्टिव के केस में पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जब लोड रेजिस्टिव या इंडक्टिव होता है तो डेफिनेटली ये नो लोड वोल्टेज से ये जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है कम ही रहता है। जब लोड ये रेजिस्टिव और इंडक्टिव नेचर का रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वोल्टेज ड्रॉप जब होता है तो उसके बाद यहां जो वोल्टेज मिलेगा वो कम ही रहेगा। लेकिन स्पेशल केस कैपेसिटिव में ही सिर्फ ये सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ये हायर साइड में मिलता है, E2 से ये हायर साइड में मिलता है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैग्नीट्यूड वाइज और नेचर वाइज समझ चुका है अच्छे से कि वोल्टेज रेगुलेशन ये कैसा अफेक्ट करता है। तो इस तरह से देखिए जब लोड जो है वो रेजिस्टिव और इंडक्टिव रहता है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव रहता है, और जब लोड कैपेसिटिव नेचर का रहता है तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आपको मिलेगा। तो इस तरह से देखिए मैग्नीट्यूड वाइज भी आपको समझ चुका है, अगर आप लोड को जो है वो इंक्रीज करते हो तो ये लोड करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो यार ड्रॉप ज्यादा होगा। देखिए E2 तो उतना ही है, E2 जितना है उतना ही है, लेकिन अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हुआ तो E2 कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे E2 और V2 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है, और ये इन दोनों के बीच में का चेंज इन वोल्टेज है E2 माइनस V2। E2 तो उतना ही है, लेकिन यहां ड्रॉप अगर ज्यादा हुआ तो V2 कम मिलेगा। तो देखिए यहां से ये देखिए ये V2 जो है वो लेवल देखिए यहाँ पे कम हो गया है ना। तो इस तरह से ये देखिए ये जो है E2 माइनस V2 ये चेंज इन वोल्टेज है या डिफरेंस इन वोल्टेज है।
तो ये देखिए ये बढ़ गया, तो डिफरेंस बढ़ने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ज्यादा पुअर होगा, अनडिजायरेबल फिनोमिना है वो, अगर वैल्यू बढ़ता है तो उसे पुअर बोला जाएगा, ये याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड जो है लोड का, लोड बढ़ा, मैग्नीट्यूड बढ़ा, तो फिर करंट जो है I2 वो बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो यहाँ पे जो ड्रॉप है वो ज्यादा होगा, ड्रॉप ज्यादा हुआ तो E2 तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ ड्रॉप अगर ज्यादा हुआ तो यहाँ वोल्टेज कम मिलेगा, E2 लेवल कम हो जाएगा। देखिए E2 का लेवल जो है यहाँ पे देखिए इतना गैप है, यहाँ पे देखिए V2 जो है वो कम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए V2 का लेवल ये कम हो गया है, तो देखिए डिफरेंस बढ़ गया। अगर ये डिफरेंस अगर E2 माइनस V2 बढ़ गया, पहले केस में डिफरेंस कम है, सेकंड केस में डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस क्यों बढ़ा? क्योंकि V2 का लेवल नीचे आया है। तो डिफरेंस अगर बढ़ गया तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वोल्टेज या डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन E2 एंड V2। तो E2 और V2 के बीच में ये डिफरेंस है, तो यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा क्यों है? क्योंकि V2 का लेवल नीचे आ गया, ये चीज है। तो इस तरह से देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी अच्छे से समझ चुका है कि वोल्टेज रेगुलेशन ये लोड के मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ नेचर पे कैसा डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में मैं यही रुक रहा हूं। आपको अगर आज के वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और देखिए इसके आगे जो वीडियोस है मैं वोल्टेज रेगुलेशन पे ही बनाऊंगा, और वो रहेगा अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप फॉर इंडक्टिवली डोमिनेंट लोड, कैपेसिटिवली डोमिनेंट लोड एंड फॉर रेजिस्टिव लोड क्या रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, और वोल्टेज रेगुलेशन के जो पूरे लेक्चर्स रहेंगे, जो भी बनेंगे 4 या 5 लेक्चर, वो मैं अच्छे से कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।